चैलेंज होते होते एक ऐसा पड़ाव आ गया कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये आखिर ये रेवती है कौन? शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे भी थे, लेकिन फिर शुरू हुई मेरी लाइफ की स्ट्रगल। उस लेमैन का क्या जो कि बहुत सारे डिप्रेशन को ऑलरेडी फेस कर चुका। वो लेमैन थी मैं एक दिन, है ना। धनिया के पत्ते का जो पेपर था उसमें लिखा था कि लोग प्लम्बर बन के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। कोई रोमांटिक फेज भी आ जाता है, रिलेशनशिप भी आ जाती है। कुछ दिन पहले मैंने ऋतिक रोशन की एक इंटरव्यू देखी थी। ऋतिक रोशन ने बोला कि हैप्पीनेस नहीं थी, तो वहाँ इम्बैलेंस हो जाता है। घर पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन पति और बच्चे को देख देख के कुढ़ते हैं, किसके कारण मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया, है कि नहीं। वर्क मोड, फैमिली मोड, रिलेशनशिप मोड, फन मोड। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता और इस चैनल पर आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज यहाँ पर एक ऐसी गेस्ट आने वाली हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत से लोगों की मदद की है। अगर मैं उनसे अपने रिलेशन की बात करूँ तो वो मेरी गुरु हैं। मैं उनसे हीलिंग सीख रही हूँ और मैंने उनके बहुत सारे वेबिनार्स ज्वाइन किए हैं, जिससे कि मैंने भी बहुत सारी अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। रेवती मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसा फील कर रही हैं अभी आप? बहुत अच्छे अंकिता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मैम। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लोगों की बहुत हेल्प की है। मैंने आपका चैनल देखा है, उसमें सक्सेस स्टोरीज की बाढ़ लगी हुई है। मतलब लोग कमेंट्स करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डार्क फेस से निकलकर अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये रेवती है कौन, क्यों ये लोगों की इतनी मदद कर रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो कर रही है, बताइए मैम। ओह, ये तो मतलब स्टार्ट ही हुआ है बहुत ही चैलेंजिंग सवाल से, बट आई लाइक चैलेंजेस, सो थैंक यू। रेवती कौन है? रेवती एक बीवी है, एक माँ है, एक बेटी है और एक ऐसी लड़की है जिसने खुद एक बहुत डार्क फेस से निकलकर इस लाइट को पाया है। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से मैंने अपने उस डार्क फेस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दी, जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को अपनी भाग्य के भरोसे नहीं जिया, अपनी जिंदगी में चेंजेस लाए, वैसे ही कोई दूसरी रेवती भी उस डार्क फेस से निकले और इस लाइट को पाए जिस लाइट को मैंने पाया है। आपका नेटिव प्लेस बिहार है, तो इस समय प्रेजेंट में आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो बिहार से ऑस्ट्रेलिया का आपका सफ़र रहा, वो कैसा रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा अंकिता, बिकॉज अगर आप देखोगे मेरी जर्नी, बिहार के बहुत छोटे से गांव में पली भरी हूँ। मतलब बिहार में भी अगर कोई कहेगा कि पटना, मतलब पटना एक शहर है, वहाँ से पढ़ी हूँ, तो नहीं। बहुत छोटा सा एक गांव है दलसिंह सराय करके, वहाँ पे पढ़ी और बहुत छोटे से सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की। ऐसा नहीं था कि घर में पैसे नहीं थे या माँ बाप नहीं भेज सकते थे महंगे स्कूल में, बट शायद वहाँ का कल्चर ही ऐसा था, कि बगल में स्कूल है वहीं भेज दो। पढ़ाई को उतनी ज़्यादा वैल्यू मेरे घर में नहीं थी, क्योंकि बिजनेस फैमिली थी। तो जो बगल की स्कूल है उसी में चले जाओ, तो बगल में एक सरकारी स्कूल थी, उसी में चली गई। वहाँ से पढ़ाई फिनिश किया जैसे तैसे, वापस फिर पटना से कॉलेज किया मैंने। कॉलेज करने के बाद पुणे से मैंने हायर स्टडीज़ किया। पुणे में हायर स्टडीज़ किया था मीडिया में, तो बॉम्बे आके कुछ दिन मीडिया में काम किया। फिर शादी हो गई, एंड शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे भी थे, लेकिन फिर शुरू हुई मेरी लाइफ की स्ट्रगल, पैसों को लेके, फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव शुरू हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे संभालूं, बिकॉज एक्चुअली देखिए अंकिता, तो कोई आपको प्रिपेयर नहीं करता है शादी के बाद की लाइफ के लिए। सिर्फ क्या दिखाया जाता है टीवी सीरियल्स या मूवीज में कि शादी हो गई, एंड शादी हो गई। शादी के बाद क्या होता है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो शादी के बाद मनी मैनेजमेंट, फ्यूचर को लेके चिंता, बच्चा, बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आना शुरू की। और चैलेंज होते होते एक ऐसा पड़ाव आ गया कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब मेरे परिवार ने ऑलमोस्ट सब कुछ लूज कर दिया था, एंड आई वाज ऑन द वर्ज कि अब मेरा मेंटल हेल्थ लूज होने वाला है, बिकॉज पता ही नहीं था कैसे संभालते हैं खुद को, कैसे
गार्ड करते हैं खुद को, कैसे उस वक्त हेल्प मांगी जाती है, बिकॉज उस वक्त तो चैलेंज होता है कि अपनी लाइफ की इम्परफेक्शन किसी को नहीं दिखाए, है ना। हमें तो यही सिखाया गया है ना कि लाइफ की इम्परफेक्शन नहीं दिखानी है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है कि नहीं। तो वही चैलेंज था मेरा भी, पूरे टाइम लाइफ की इम्परफेक्शन को छुपाने में लगी थी, ढकने में लगी थी, एंड लग रहा था अब क्या करूं, किससे हेल्प मांगू, एंड आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, बट इब्राहिम आ गई इब्राहिम की फ्री कंटेंट आ गया। वैसे तो मैंने चैनल पे कई भी एक बार बताया कैसे मिली इब्राहिम मुझे, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको भी। यहाँ पे मेरी बेटी थी छोटी, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का खाना कहाँ से आएगा, कैसे संभालूंगी उसको। हस्बैंड बेचारे लगे हुए थे स्ट्रगल करने में, किसी तरीके से वापस से खुद को रीस्टैब्लिश करने में, और बेटी सो रही थी, लैपटॉप चालू था, और इनफैक्ट जिस वक्त अभी यही सेम लैपटॉप है जिस लैपटॉप में वो देख रही थी, इसी लैपटॉप से जब भी जुड़ी हुई हूँ, उस पर वो सोई हुई थी और उसका हाथ पड़ गया। नेटफ्लिक्स पे वो कुछ बेबी का शो देख रही थी, वहाँ से वो मूव हो गई। टोनी रॉबिन्स के का एक शो है जिसमें वो अपने सेमिनार की चीज़ें बताते हैं। टोनी रॉबिन्स का शो स्टार्ट हो गया, एंड मोबाइल में पता नहीं यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ में आया कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है। उसके बाद तो यूट्यूब ने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें देनी शुरू की, दीपक चोपड़ा मिले, अब्राहम हिक्स मिली, वेन डायर मिले, एंड सीखते गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे डार्कनेस ख़त्म हो गया, और तभी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ को कैसे संवारूं। उसी बीच में एक आइडिया है कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया चला जाए। पैसे तो थे नहीं ऑस्ट्रेलिया जाने के, टू बी ऑनेस्ट, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना, बहुत अनअचीवेबल लगता था। मतलब इंडिया में रहने के पैसे नहीं है, इंडिया में खाने के पैसे नहीं, इंडिया में बच्चा पालने का पैसा नहीं है, और उस वक्त मैंने सपना देखा ऑस्ट्रेलिया मूव करने का। हस्बैंड को जाके बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्यों? क्योंकि एक धनिया खरीद के लाई थी मैं, धनिया के पत्ते का जो पेपर था उसमें लिखा था कि लोग प्लम्बर बन के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि चलो पैसा तो नहीं है महंगे वीज़ास लेने के, प्लम्बर बन के चली जाऊँगी। एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मैं प्लम्बर बन के चली जाती हूँ, कम से कम बच्ची की पढ़ाई तो करा पाऊंगी वहाँ पे अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन बचा नहीं था अंकिता। या तो मैं पूरे दिन अपने परिवार पे आश्रित रहती, जो मुझे रहना नहीं था, है ना। और उस वक्त लग रहा था कि खुद का करना है, कुछ कैसे करना है। मतलब मैं अपनी बेटी को वो लाइफ नहीं देना चाहती थी जहाँ पे वो दूसरों को देख के तरसती निगाहों से कहे कि मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं है। अपने रिश्तेदारों कजन्स को देख के ये ना समझे कि उसके पास वैसी सुविधाएं नहीं है जो बाकी लोग जी रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा मैं जो मुसीबतें झेल लूँगी बट उसको अच्छी लाइफ दूँगी। आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन, लाइफ में कुछ अच्छा करने की। एंड फिर निकल गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरी बीवी इतनी परेशान है कि प्लम्बर बन के जाने को रेडी है। खैर प्लम्बर बन के नहीं आई ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने प्रॉपर वीज़ा अप्लाई किया। हमें लगता था कि हम नहीं क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज आप पता करते हो ना लोगों से, तो एजेंट ने बोल दिया आपका पॉइंट नहीं होता, आप नहीं कर पाओगे। हमने खुद ही अप्लाई किया, हो गया, एंड हम यहाँ आ गए। तो यही थी मेरी बिहार से ऑस्ट्रेलिया की सफ़र, और बहुत अमेजिंग रही, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चैलेंजेस, और बहुत अच्छे यादों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची मैं। बहुत खुश थी और बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी, क्योंकि अब मेरे पास क्रिएटिव कंट्रोल था, मेरे पास कंट्रोल था अपनी लाइफ को बनाने का। आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन देन। ये बताइए आपके दिमाग में सोल स्कूल क्यों आया? मतलब इसका क्या पर्पस है, इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? सोल स्कूल बनाने के पीछे रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं हम इस मटीरियल वर्ल्ड में ना डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ा सोसाइटी में नाम चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस आस्किंग फॉर ऑल दैट, है ना। पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, बट अंकिता कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल गए हैं, वो है अपना कनेक्शन टू योर सोल। आखिर यहाँ आप हैं, घर, गाड़ी, बंगला, रिश्ते सब चाहिए बिकॉज आप हो। तो मेरा सोल स्कूल बनाने के पीछे रीज़न ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इंसान ग्रीडी हो जाता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रीड आ जाती है, ये मैनिफेस्ट कर लूँ, वो मैनिफेस्ट कर लूँ। बट एक स्पिरिचुअल वे में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, जिसमें आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत ना पड़े, वो तभी होगा जब आप अपने सोल से ट्रू कनेक्शन लेंगे। तो सोल स्कूल मैंने इस्टेब्लिश इसलिए किया कि लोग अपने सोल से जुड़े, अपने आत्मा को जाने, अपने क्रिएटिव कंट्रोल को जाने,
ये जाने कि उनको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उनमें सारी एबिलिटी है जिससे वो अपनी अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म विजन जो आपने पूछा है, तो लॉन्ग टर्म विजन मेरा यही है कि जितने ज़्यादा लाइट को मैं फैला सकूं, चाहे वो मैं खुद से फैलाऊं या फिर बहुत सारे लाइट वर्कर्स की हेल्प के थ्रू फैलाऊं, बट इस दुनिया में मैं चाहती हूँ कि कंपैशन, सपोर्ट एंड जॉय हर कोई एक्सपीरियंस कर सके। आप जो है वो कंपैशन क्रिएट करना चाहती हैं सोसाइटी में, चाहती हैं कि लोगों को मेंटल पीस मिले, लोग अपने सोल से कनेक्टेड हों, लेकिन इस सोसाइटी में बहुत कियोस है, बहुत कंपटीशन है, तो आप कैसे मेंटल पीस लोग पा सकते हैं? देखिए, सोसाइटी में क्योस तो है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ, कंपटीशन भी है, इससे भी डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन केओस और कंपटीशन आपकी लाइफ में तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आप उस माइंडसेट में रहोगे, है ना। अगर आप ये सोचते हो कि ये दुनिया एक छोटा सा केक है, अगर ये पीस किसी ने काट लिया और खा लिया तो फिर ये पीस मुझे नहीं मिलेगा, ये होती है लिमिटेड माइंडसेट आपकी, है ना। लेकिन अब आप जब ग्रोथ माइंडसेट में एंटर करते हो, जब आप अबंडेंस माइंडसेट में एंटर करते हो, तो दुनिया एक्चुअली देखा जाए, जो कि मैं शामानिक प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, तो उसमें बोला जाता है कि ये वर्ल्ड इन्फिनिटी थी पहले, है ना, इन्फिनिटी वर्ल्ड है हमारी। तो इस इन्फिनिटी वर्ल्ड में कुछ भी नहीं खत्म होता, हर कोई बहुत आराम से को एग्जिस्ट करके रह सकता है। कंपटीशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है अनलेस आप अपने अंदर कंपटीशन ना लाओ। जैसे आप देखो, इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, वेन डायन है, ब्रायन मिक्स है, दीपक चोपड़ा है, दे ऑल को एग्जिस्ट नाइसली ना, टोनी रॉबिन्स है। कहीं उन लोगों के बीच में कंपटीशन देखा आपने? सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों का एम क्या है? उनका एम है लाइट फैलाना, ना कि कंपटीशन। आपकी ऑडियंस, आपके हिस्से का जो सामान है वो आपको मिलेगा ही, डजेंट मैटर किसी दूसरे को मिल रहा है तो आपका छूट जाएगा। आप सही कह रही हैं, लेकिन जो यूथ है वो आज के टाइम में बहुत कुछ करना चाहता है, वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर दे कि तुरंत उसको सक्सेस मिल जाए। और देखा जाए तो सोसाइटल उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी होता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इस एज तक तुम्हें इस्टेब्लिश हो जाना है, सब कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेना है, कि वो अपने रिश्ते पीछे छोड़ता चला जाता है, अपनी इनर पीस को छोड़ता चला जाता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं यूथ आज की डेट में स्ट्रगल इसके लिए कर रहा है, और मैं ब्लेम नहीं करना चाहती, बट कहीं ना कहीं दोष तो पेरेंटिंग का आ ही जाता है। और पेरेंटिंग का भी दोष क्यों दो? पेरेंट्स भी तो वही दे रहे हैं जो उन्होंने रिसीव किया। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चला आ रहा है एक प्रेशर क्रिएट करने का। और अब तो क्या हो गया, पहले पेरेंट्स के टाइम में देख किया जाए अंकिता, तो प्रेशर सिर्फ उनके पेरेंट्स का या समाज का होता था। आज की डेट में तो पेरेंट्स का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, प्लस आप सोशल मीडिया पे आते हो, चारों तरफ चकाचौंध देखते हो और परेशान हो जाते हो। तो यूथ इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, वो बात गलत नहीं है, 100% सही है। और यही रीज़न है कि कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस समाज में जो यूथ को सच्चाई बता सके। हर चीज़, अगर आपको लगता है कि सक्सेस पाना यानी पैसा कमाना या कोई एक ओहदे पे जाने से आप खुश हो जाओगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको आज की डेट में कि पा लिया है बट फिर भी खुश नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने ऋतिक रोशन की एक इंटरव्यू देखी थी। ऋतिक रोशन ने बोला कि उसको बोला गया कि मूवी हिट हो जाएगी देन यू विल फील हैप्पी, है ना। बॉडी पहले नहीं थी उसके पास, तो बॉडी बन जाएगी देन यू विल फील हैप्पी। तुम अच्छा सक्सेसफुल हिट फिल्म दे दोगे तब यू विल फील हैप्पी। शादी हो जाएगी तब यू फील हैप्पी। बेचारा लगा रहा, बहुत अच्छी हिट मूवीज दी, बहुत अच्छी शादी हुई, बच्चे हुए, बॉडी बनाया, एक तरह से देखिए तो ग्रीक गॉड है हमारे लिए, है ना। एंड देन ऑल्सो ही सेड ऑन दैट इंटरव्यू कि हैप्पीनेस नहीं थी, खुशहाली नहीं थी। तो अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो और यूथ अगर ये सोचती है आज की डेट में कि कुछ चीज़ अचीव करने से खुशहाली मिल जाएगी या इनर पीस मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से भटक रहे हैं, क्योंकि खुशहाली कुछ पाने से नहीं आती है, वो अपने अंदर क्रिएट करने से आती है। जैसे मैं अपने चैनल पे जब क्वेश्चंस देती थी तो एक क्वेश्चन आया था एक का कि उनका बेटा ए ग्रेड स्टूडेंट, ओके, हमेशा बढ़िया परफॉर्म किया, येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में वेल सेटल्ड है बट डिप्रेस्ड है। वो हेल्प मांग रही थी, उनके बेटे के साथ मेरी भी बात हुई। उसने यही बोला कि मैं बहुत
परफेक्ट लाइफ दिया हूँ अपने पेरेंट्स को, बहुत परफेक्ट बच्चा, बहुत परफेक्ट स्टूडेंट टीचर के लिए। आज जब मैं इस ओहदे पे आ गया हूँ कि सब कुछ कर लिया हूँ, वाई डू आई फील एम्प्टी? मेरे पास खुशी क्यों नहीं है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे ठगा गया है? क्यों नहीं मैंने भी फन किया उस टाइम में? क्यों नहीं मैंने भी कुछ मस्ती कर ली? क्यों मैं पूरे टाइम इस माइंडसेट में था कि कुछ कर दिखाना, जबकि कुछ कर दिखाने के बाद बहुत बेहतरीन चेंज नहीं आई? तो यूथ को ये जानने की ज़रूरत है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और बैलेंस तभी क्रिएट होता है जब आप हर फील्ड में अच्छा करो, रिश्ते में, पढ़ाई में और करियर में करो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है कि यूथ को ये बताइए कि परफेक्शन के ऊपर ना जाए, क्या उनका इनर कॉलिंग है उसके पीछे जाए। तो एंड आई एम श्योर अब चेंज हो रहे हैं, माँ बाप भी चेंज हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि बच्चा अगर कुछ अचीव कर भी लेगा और डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, इज इट वर्थ इट? बिल्कुल नहीं। तो वही मुझे लगता है कि आज के यही, आज देखिए ना, आज मैं सोल स्कूल पे यही बताती हूँ ताकि यूथ बेवकूफ़ ना बने, ताकि लोग जो है यंग जनरेशन इस तरीके से जिए कि पा लेना है। और ये कहीं से मैं नहीं कह रही हूँ अंकिता यहाँ पे कि सेटिस्फाइड होने का मतलब है आप कुछ पा नहीं सकते हो। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और ऊंचे ओहदे पे नहीं जा सकते हो। सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। कभी आप लोगों ने ऋषि मुनियों को देखा है? पुराने जो बाबा लोग होते थे, नीम करोली बाबा जैसे बता रहे, हाँ। क्या वो कभी जाके कभी पीआर करते थे अपना? आजकल के तो गुरु लोग करते हैं अपना पीआर, पब्लिक रिलेशन। क्या पुराने गुरु पीआर करते थे? नहीं करते थे। क्या उनके पास इंटरनेट था अपने बातों को रखने के लिए? नहीं था। क्या वो कहीं जाके बोलते थे कि मेरी बातें सुनो, मेरी बातें अच्छी है? नहीं। वो सिर्फ अपनी जहाँ बैठते थे वहाँ अपने अलाइनमेंट में बैठते थे और भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती थी। इस सिंपल चीज से क्या सीखने को मिलती है? घबराने से कुछ नहीं होता है, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। जब आप अपनी अलाइनमेंट में रहते हो ना, तो आप अपने आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो जो भी आपकी डिजायर होती है, फिर अपने आप इकट्ठा हो जाती है। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, इनर पीस की बात की। आपने कहा कि अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि उस लेमैन का क्या, जो कि बहुत सारे डिप्रेशन को ऑलरेडी फेस कर चुका है, अब वो हिम्मत हार चुका है, उसको अब ये लग रहा है कि मेरे अब कॉन्फिडेंस नहीं है, अब मैं आगे फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो अपनी लाइफ कैसे बेटर करे, उसमें आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, अगर मैं अपने एग्जाम्पल से ही बता पाऊंगी, और मैं थी उस जगह पे, वो लेमैन थी मैं एक दिन, है ना, जहाँ छोड़ दिया था वो हिम्मत, है ना। उस वक्त अगर कोई इस इतने डार्क साइड से गुजर रहा है ना, तो मैं कहती हूँ 1 महीने का ब्रेक दे दो खुद को। 1 महीने के लिए सारी इच्छाओं को त्याग दो, सारी आशाओं को छोड़ दो। बोलो मैं इस दुनिया में किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ अचीव करने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया में सिर्फ एग्जिस्ट करने को आया हूँ। अगर आप सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को एम बना के लेजी हो जाओ, चिल करो, इंजॉय करो, अपने अंदर जो चल रहा है वो हड़हड़ाहट, वो घबराहट, उस पर ध्यान दो कि उसको कैसे बेटर करने लगोगे। लाइफ में सक्सेस बहुत इजीली मिलती है, बट हम सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर देते हैं, स्ट्रेस हो गए। जब आप स्ट्रेस्ड और एंजाइटी ले आते हो ना, घबराहट ले आते हो ना, तो आपके सामने के रास्ते आपको नहीं दिखते हैं। और जब आप 1 महीने का ऐसा फास्ट ले लेते हो ना कि आई डोंट केयर, या फिर कह दो बहुत स्पिरिचुअल वे में, आई सरेंडर, सब तुम देख लो, है ना। जब आप सरेंडर कर देते हो ना 1 महीने के लिए, ऊपर वाला इतने रास्ते खोल देगा आपके लिए जो ऑलरेडी खुले होते हैं, बट आपकी आंखें खोल देगा कि आप वो रास्ते देख सकते हो। तो अगर कोई इस वक्त है इतने डार्क फेज में, तो 1 महीने का फास्ट मेरे साथ कीजिए। बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी उम्मीदें छोड़ दीजिए, सब कुछ करना बंद कर दीजिए। ऑफिस जाइए, काम पे जाइए, जितने काम हो रहा है उतना काम कीजिए, घर आइए, मेडिटेट कीजिए, अच्छी कॉमेडी मूवीज देखिए, हंसिए, परिवार से कनेक्ट कीजिए। महीने भर में ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आपको, गारंटीड है। लोग फाइनेंशियली बहुत इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक फेज़ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक फेज़ भी आ जाता है, रिलेशनशिप भी आ जाती है। तो
उसको वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसको टाइम भी नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है या तो हमारा हमारा करियर छूट रहा है या हमारी रिलेशनशिप छूट रही है। इसमें भी आजकल यूथ बहुत सोचते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं इसका आंसर कैसे दूं, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं छूटा। आज आप देखो कि बैलेंस करने की बात है तो मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरी बच्ची है, मेरा करियर। और करियर में भी आप देखो अंकिता, तो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ाई नहीं की हूँ मैं, बहुत सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, है ना। एंड कॉलेज भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो मीडिया में किया, कोई लेना ही देना नहीं था जो आज मैं वर्क कर रही हूँ। मैं आज ऑस्ट्रेलिया में ट्रेजरी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में रैंक 4 ऑफिसर हूँ। तो आप अगर उस रैंक को देखो और जो मेरी पढ़ाई देखो, बैलेंस मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। आप अगर बोलोगे कि भाई जॉब कर रही हो, बिजनेस चला रही हो, यूट्यूब चला रही हो, परिवार और बच्चे के लिए टाइम नहीं दे पाओगी, तो मेरा बहुत प्यारा सा परिवार चल रहा है, मेरा बहुत प्यारी सी बच्ची पल रही है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट सेटिंग अ प्रायोरिटी कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए करियर और रिलेशनशिप दोनों इम्पोर्टेंट है तो आप कहीं ना कहीं से मीन्स ढूंढोगे उसको बैलेंस करने की। इम्बैलेंस तब आता है अंकिता जब आप किसी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हो, एक चीज को ज्यादा वो रियल समझ लेते हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, शादी करके अपना करियर छोड़ देते हैं, इतने साल पढ़ाई किए रहते हैं, फिर भी शादी हुई त्याग कर देते हैं करियर की, है ना। तो वहां इम्बैलेंस हो जाता है। घर पे तो बैठ जाते हैं लेकिन पति और बच्चे को देख देख के कुढ़ते हैं कि इसके कारण मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया, है कि नहीं। वहां पे भी इम्बैलेंस है। उसके बाद अगर आप देखो तो करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, इतना ज्यादा जॉब इस पे फोकस कर देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो घर पे भी रहते हैं तो वहां ना बच्चा होता है, ना वहां पति होता है, ना वहां बॉयफ्रेंड होता है, वहां पे दिन रात उनका वही बैलेंस शीट चल रहा होता है। तो वही कारण है कि मैं इतना ज्यादा मेडिटेशन को प्रमोट करती हूँ, एनर्जी वर्क को प्रमोट करती हूँ, बिकॉज ये आपको एबिलिटी देता है डिस्कनेक्ट करने में। वर्क मोड, फैमिली मोड, रिलेशनशिप मोड, फन मोड। अगर आप इस सारे मोड्स में क्विकली मूव नहीं करना जानते हो तो फिर आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करोगे और आपको हमेशा चुनाव करना पड़ेगा। हाँ। बट लाइफ इज अबाउट हैविंग इट ऑल एंड यू कैन हैव इट ऑल। ठीक है, ये पुरानी मानसिकता है कि आपको नहीं मिल सकती दोनों। लेकिन उन फीमेल्स का क्या जो अपने करियर को आगे बढ़ाना भी चाहती हैं, लेकिन भाई उनकी फैमिली प्रेशर आता है कि टाइम पे शादी करो, ये करो, फिर उनका क्या? अंकिता, प्रेशर तो हर किसी की लाइफ में आता है। माँ बाप, परिवार, समाज तो प्रेशर देता ही है, शादी जल्दी कर लो, समय बीत रहा है, बच्ची जल्दी हो जानी चाहिए। बट आप कितना प्रेशर लेते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रेशर में अगर आप गिव इन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को नहीं चुन रहे हो। यही तो मैं कहती हूँ अपने चैनल पे ना, यू हैव टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि परिवार के हिसाब से कोई चीजें सही है, समाज के हिसाब से कोई चीजें सही है, बट आप देखो तो इतने सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। जो पहले सही था आज गलत है। पहले चाइल्ड मैरिज सही था आज गलत है, सती प्रथा सही था आज गलत है। तो आप अगर अपने आप को नहीं चुन रहे हो, अपने अंदर अंतरात्मा को नहीं चुन रहे हो तो आप ऑलवेज प्रेशराइज्ड फील करोगे। यही कारण है कि यूथ को इतना कनेक्टेड होने की जरूरत है खुद से, अपनी इनर बीइंग से, कि वो प्रेशर में आना बंद करे, वो खुद को चुने एंड अपनी हर शॉर्टकमिंग्स, अपनी हर गलतियों के साथ चुने और बोले आई एम इनफ। फिर देखे कोई प्रेशर काम नहीं करेगा, कोई परिवार वाले प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते आप पे। तो इससे एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे आज का यूथ जो है वो भेड़ चाल में भी लग रहा है, उसको लग रहा है कि जल्दी से कोई एक मुझे प्रोग्रेस मिल जाए, लेकिन उसके इनर जो सोल है ना वो कुछ और कह रही है। तो अगर वो अपने पैशन को फॉलो करे या जहाँ फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है, मतलब वो हैप्पीनेस को देखे कि पैसे को देखे, क्या करे? देखिए एज अ कोच ये बहुत क्लीशे लाइन हो गई है, फॉलो योर पैशन। बट मैं थोड़ी सी अलग टाइप की कोच हूँ, है ना। मैं कहती हूँ फॉलो बोथ। ये अबंडेंस मानसिकता में आई है। माँ बाप को, समाज को या खुद को
कंफर्टेबल करने के लिए अगर आप एक छोटी सी कोई ऐसी चीज कर लेते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, आपका परिवार कंफर्टेबल है, आप परेशान नहीं हो रहे, एंड जो आपका पैशन है, जो आपकी इनर कॉलिंग है, अगर उसको आप साइड में भी शुरू कर रहे हो तो आपकी इनर कॉलिंग का जो पैशन है ना, वो कब आपका मेन प्रोफेशन बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज पैसे नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैं मेरे पास, क्या मैंने जॉब नहीं किया क्या आज जॉब नहीं करती हूँ। आज जॉब करने का रीज़न कुछ और है, बिकॉज मैं जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसमें सोशल वर्क का पोर्शन मैं हैंडल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने इनर कॉलिंग को ही फॉलो कर रही हूँ। लेकिन कॉल सेंटर में भी काम किया, इंश्योरेंस में भी काम किया, बैंक में भी काम किया, खुद को स्टेबल किया। एट द सेम टाइम मेरा पैशन था स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, चक्रा वर्क, एनर्जी हीलिंग, वो भी करती थी। आज वही मेरा मेन काम हो गया है, बट ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पिक एंड चूज करना पड़ रहा है। यू कैन फॉलो बोथ, डू नॉट पिक एंड चूज। आप कंफर्टेबल होते हुए भी पैशन फॉलो करोगे और एक दिन आपका पैशन ही आपको इतना पैसा दे के जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। बट एम होना चाहिए किस तरीके से पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को चुने ताकि वहां पहुंच सके जहां पहुंचना है। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग प्रेजेंट में जो कैरियर है उसको चूज कर लें और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपने इनर पीस की आवाज़ सुनते रहेंगे और अपने पैशन तक पहुंच ही जाएंगे। 100%। दिक्कत क्या होती है ना, लोगों को जल्दी पहुंचना होता है और जल्दबाजी के चक्कर में क्या करता है ना ये करते हैं ना वो करते हैं, न ढंग से पैशन फॉलो करते हैं, क्योंकि पैशन शुरू में तो पैसा दे के जाता नहीं है, जनरली ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि पैशन में पैसा नहीं आता तो फिर उसको भी छोड़ देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं जॉब करने के लिए पैसे के लालच में। अब यहाँ पे कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि मेरा पैशन छूट गया। तो अगर जल्दबाजी हटा दे अपनी डिक्शनरी से तो दोनों चीज अचीव कर सकते हैं। मतलब फाइनली हमने को जल्दबाजी नहीं करनी है और बस हर चीज़ जो भी आ रही है उसको ग्रैस्प करते जाना है और फिर पैशन तक पहुंचना। बिल्कुल। आज की जो रेवती है वो अगर 10 साल पुरानी रेवती को देखे, अपनी यंगर रेवती को देखे, तो ये बताइए वो क्या सजेशन देना चाहेगी कि लाइफ कैसे जी जाती है? मैं 10 साल पुरानी रेवती को देख के बोलूंगी, यू वेरी प्रिटी, डोंट वरी, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा रेवती। जो घबरा रही हो ना कि you will not find love, you will not find happiness, you will not find peace, या लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी, have some faith, because तुम कर लोगी। इंसान की लाइफ में अगर कोई ये बोलने वाला हो ना अंकिता, you will do it, इंसान जंग जीत सकता है। मेनली आप ये बात करेंगे कि हर व्यक्ति को होप रखनी है। होप तो बहुत अच्छा शब्द है, बिकॉज होप आपको एक फ्यूल का काम करता है आगे बढ़ने के लिए। बट मैं कहती हूँ हर इंसान को अपना खुद का चीयर लीडर होना चाहिए। चीयर लीडर जो खुद को बोले यू कैन डू इट, बस चलो आगे बढ़ो, अपने खुद के मोटिवेशनल स्पीकर बन के देखो लाइफ बदलती है। आपने इस पॉडकास्ट पे इनर पीस की बात की, फिर आपने कहा कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, हेल्थ की बात की। मतलब आपका सोल स्कूल जो है इसका मेनली पर्पस है वो है इनर पीस देना है, लोगों को अपने अंदर की चीज़ों को जगाना है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट में आप क्या देना चाहेंगी यूथ को, या जो भी आज के टाइम के लोग, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको क्या बोलना चाहेंगी? एक मंत्रा बताइए अपना कि ऐसे लाइफ को जिए और खुश रहें। देखिए, हमारा जो इनर वर्ल्ड है और हमारा जो आउटर वर्ल्ड है उसके बीच में एक ब्रिज है जो हम ब्रिज तोड़ दिए हैं कहीं ना कहीं। वो ब्रिज है अलाइनमेंट का। जब आप अपने इनर वर्ल्ड पे ध्यान देते हो, अलाइनमेंट में रहते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, जितना बन पड़ता है उतना करते हो, खुद पे हार्ड नहीं होते हो और हमेशा खुद को आगे रखते हो कि यस यू कैन डू इट, तो आपकी वो ब्रिज तैयार हो जाती है। और जब वो ब्रिज तैयार हो जाती है तो पता क्या होता है, आपको शॉर्टकट मिल जाता है सक्सेस का। यही कारण है कि आप सोल स्कूल पे आओ, देखो इतनी सारी मैंने प्रोसेसेस बताई हुई है, पैसे से लेके रिलेशनशिप से लेके सारी चीज़ों के लिए। लेकिन उसमें एक अलग सा सेगमेंट में लेके आती हूँ जिसमें मैं आपके इनर वर्ल्ड पे काम करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप अपने मेंटल स्टेट को इस तरीके से रखिए, बिकॉज प्रोसेसेस भी तभी काम करेंगे जब आपके अंदर का इनर वर्ल्ड चेंज हुआ है। इनर वर्ल्ड चेंज कीजिए, थोड़ी बहुत प्रोसेस कीजिए। लाइफ में कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी ऑफ बिलीव। आप अपनी एबिलिटी
पे बिलीव करोगे, आप अपनी चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आपने आज की जनरेशन को ये बताया कि अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है और आपकी जो इनर वॉइस जो कह रही है उसके अनुसार एक्शन लेना है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप ऐसे हमारे मंच पर आते रहेंगे। ये मंच आपका हमेशा इंतज़ार करेगा। थैंक यू रेवती। थैंक यू सो मच अंकिता। और मैं भी जाते जाते व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंकिता एक लाइट वर्कर है और बहुत हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहती है। इनका अपना एक मोटो है, एक अपना एक गोल है इस वर्ल्ड में सर्व करने का। तो अगर आपको अलाइनमेंट मिलती है इनके वीडियोस देखने में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और स्प्रेड कीजिए हैप्पीनेस जो ये दूसरों को देना चाह रही है, इन्हें भी मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।